बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड इज़ अगेन अ बायोमॉलिक्यूल और इस न्यूक्लिक एसिड को जो डिस्कवर किया था ना दैट इज़ फ्रेडरिच मिक्सचर। ओके, सो ये बेसिकली एक स्विस फिजिशियन है, ठीक है ना। फिजिशियन मीन्स डॉक्टर। ये बेसिकली एक डॉक्टर हैं जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लें कि पस क्या होता है। पस पस बेसिकली एक लिक्विड होता है जिसमें काफ़ी सारे डेड सेल पाए जाते हैं। ओके, पस क्या है? एक लिक्विड है जिसके अंदर काफ़ी सारे डेड सेल, मरे हुए सेल पाए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस साइंटिस्ट ने, इस डॉक्टर ने क्या किया कि ये जो पस है ना, पस के अंदर जो सेल्स हैं, इन सेल्स में से न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। ओके, सो ही आइसोलेटेड यानी कि डिस्कवर करना या सेपरेट करना अ न्यू कंपाउंड फ्रॉम अ न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। पस के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं ना, और इन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और उस न्यूक्लियस से इसने डिस्कवर किया था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, which was quite different from other biomolecule। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये दूसरे बायोमोलिक्यूल्स जो हैं जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, इनसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो चीज़ इसने डिस्कवर की थी उसको इसने नाम दिया था न्यूक्लिन का। ओके, इन पस सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ इसने डिस्कवर की थी उसको उसने नाम दिया था न्यूक्लिन का। फिर इसने ये पाया कि ये जो न्यूक्लिन है ना उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, यानी कि वो एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। इस वजह से उसने न्यूक्लिन से नाम चेंज करके रख दिया न्यूक्लिक एसिड। ओके, अच्छा, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना इसके दो एग्जांपल्स हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए व्हिच इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना ये काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लें। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोस शुगर पाया जाता है, ठीक है। ये मैं चेन फॉर्म लिख रहा हूँ राइबोस का, ठीक है। राइबोस के पास कितनी कार्बन होती हैं? 5 कार्बन होती है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4 और इसके ऊपर होती है कार्बन नंबर 5, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। एक है राइबोस शुगर, ठीक है। दूसरे होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। अब जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं ना उनकी दो क्लासेस आ जाती हैं। एक है प्यूरिन्स, दूसरी है पायरामिडीन्स, ठीक है। एक है प्यूरिन्स, दूसरी है पायरामिडीन्स, पायरामिडीन्स, ठीक है। अब प्यूरिन्स के अंदर जो है ना वो दो चीज़ें आ जाती हैं, दो बेसिस आ जाते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। नंबर 1 इज एडिनोसिन, ठीक है, एंड नंबर सेकंड इज ग्वानिन, ठीक है। एडिनोसिन एंड ग्वानिन दीज आर द नाइट्रोजीनियस बेसिस और नाइट्रोजीनियस बेसिस के अंदर भी ये प्यूरिन्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, देन वी हैव द पायरामिडीन्स। पायरामिडीन्स के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज साइटोसिन, थायामाइन एंड यूरेसिल। ओके, साइटोसिन, थायामाइन एंड यूरेसिल, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों भी नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं और नाइट्रोजीनियस बेसिस के अंदर भी कौन सी क्लास में? पायरामिडीन्स की क्लास में। ओके ओके, सो कार्बन नंबर 1 पे बेसिकली ये नाइट्रोजीनियस बेसिस आ जाते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पे ऑफ राइबोस शुगर नाइट्रोजीनियस बेसिस आ जाते हैं, ओके। और कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज एंटायर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 इज द राइबोस शुगर, नंबर 2 इज द नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस जो कि कार्बन नंबर 1 पे मौजूद होता है। देन वी हैव द फॉस्फेट ग्रुप जो कि कार्बन नंबर 5 के ऊपर मौजूद होता है।
ओके, सो सबसे पहले कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये नाइट्रोजिनस बेस होता है और कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, सो दिस इंटायर इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए हो गए, दीज आर द न्यूक्लिक एसिड। अब इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ है पेंटोज शुगर, ठीक है, एक पेंटोज शुगर होता है। देन वी हैव द नाइट्रोजिनियस बेस, ठीक है ना, नाइट्रोजिनस बेस होता है, वो चीज़ अटैच्ड एट फर्स्ट कार्बन, जो पहला कार्बन होता है। देन वी हैव द फॉस्फेट जो कि कार्बन नंबर 5 पे अटैच होता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड है ना पूरा, अब इस न्यूक्लियोटाइड में से आप फॉस्फेट को हटा दें, ठीक है, हमने फॉस्फेट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब ये जो दो चीजें बच गई ना, राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बस यही फर्क है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, राइबोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर ये दो चीजें आ जाती हैं, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। बस हमें क्या करना है, फॉस्फेट को हटा देना है। ओके, सो कम टू द पॉइंट, द न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। नाउ डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब बेसिकली 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है ना, डीएनए और आरएनए के अंदर। अब ये अच्छा, अब ये मुख्तलिफ क्यों हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, ठीक। अब एक चीज आप समझ लें, डीएनए होता है ना, डीएनए, डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरा होता है आरएनए, आरएनए का मतलब है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। ये जो राइबोज शुगर है ना, ये राइबोज शुगर, इसमें से क्या कर दें आप, इस ऑक्सीजन को हटा दें तो ये आरएनए, ये जो राइबोज शुगर है ना, ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी, ठीक है। इसलिए इनका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसके अंदर पूरी राइबोज शुगर पाई जाती है। और इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसके अंदर राइबोज शुगर तो होती है, लेकिन उस राइबोज शुगर से हमने क्या कर लिया, एक ऑक्सीजन को हटा लिया, इसलिए नाम आ गया डीऑक्सी, यानी कि एक ऑक्सीजन को हमने हटा दिया, ठीक। अब डीएनए के अंदर जो है ना, डीएनए के अंदर 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली 4 किस्म के नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं ना, वो इस डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। और इस आरएनए न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी 4 किस्म के नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, बट थाइमिन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, ठीक है। फर्क कितना है, डीएनए के अंदर ये चार चीजें होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। लेकिन आरएनए के अंदर ये 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक। जो न्यूक्लियोटाइड जो बनेंगे ना, ये जो पूरे न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक राइबोज शुगर हो गया, एक नाइट्रोजनस बेस हो गया, एक फॉस्फेट हो गया, तो 4 अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि उनके अंदर 4 अलग अलग नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लें, सो ये नाइट्रोजनस बेस है ना, अब इस नाइट्रोजनस बेस के अंदर एडेनिन आ जाएगा, ठीक है, तो ये अलग न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसके अंदर अगर ग्वानिन आ जाएगा तो ये अलग न्यूक्लियोटाइड होगा। इसके अंदर साइटोसिन होगा तो ये अलग न्यूक्लियोटाइड होगा। इसके अंदर थाइमिन होगा तो ये अलग न्यूक्लियोटाइड होगा। इसके अंदर यूरेसिल होगा तो ये अलग न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो नाइट्रोजनियस बेस के चेंज होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। इस वजह से 4 न्यूक्लियोटाइड अलग अलग होते हैं, ठीक है। डीएनए में 4 होते हैं, आरएनए में भी 4 होते हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट, डीएनए और आरएनए आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 नाइट्रोजिनस बेसिस which are variable on the basis of nitrogenous base, ठीक है ना, नाइट्रोजनस बेस की बेसिस पे ये मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है ना।
अब बेसिकली दो किस्म के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बेस के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। अब प्यूरिन्स के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, एडेनिन एंड ग्वानिन आर द नाइट्रोजनस बेसिस। और नाइट्रोजनस बेसिस भी कौन सी क्लास की? प्यूरिन्स की क्लास की। और पायरिमिडीन्स के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ठीक है ना। अब यूरेसिल जो है वो आरएनए के अंदर पाया जाता है, थाइमिन जो है ये डीएनए के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, आप थोड़ा सा ऊपर भी देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। 5 शुगर बेस्ड यानी कि पेंटोज की बात की जा रही है, जिसके पास 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए होते हैं? 5 कार्बन बेस्ड शुगर व्हिच इज अ राइबोस। ओके, दीज पॉलीमर हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका वजन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम वायरसेस टू मैन, ठीक है ना। अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जैसे डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, ये वायरसेस में भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ जानवरों के अंदर भी मौजूद होते हैं, हम इंसानों के अंदर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप से मैंने आपको बताया था, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड देन वी हैव द आरएनए व्हिच इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। बोथ न्यूक्लिक एसिड आर लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। अब बेसिकली हमने स्टार्च में पढ़ा था, स्टार्च की जो है ना वो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्ट्रेट चेन होती है जिसे हम कहते हैं अमाइलोस, ठीक है, और एक ब्रांच भी होती है जिसे हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन, ठीक। तो अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड में कोई भी ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है ना। ये लीनियर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक। अब डीऑक्सी का मतलब ऐसा, डीऑक्सी राइबोस का मतलब ऐसा शुगर मॉलिक्यूल, ये बेसिकली राइबोस की बात की जा रही है जिसमें हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, और आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे उनको उनको हम कहेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक। और न्यूक्लियोटाइड जो है इनकी कंपोजिशन जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड जो है ये सिंगल भी हो सकते हैं जिन्हें हम कहेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड, मोनो मीन सिंगल एंड न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और अगर ये दो होंगे न्यूक्लियोटाइड तो इन्हें हम कहेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब एक चीज आप समझ लें, ये जो एटीपी हम कह रहे हैं ना, एटीपी, ये एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है। कैसे? सो एटीपी के अंदर बेसिकली ये एक राइबोस शुगर आ जाएगी, ठीक है। इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या आ जाएगा? एडिनोसिन ग्रुप आ जाएगा, एडिनोसिन नाइट्रोजनियस बेस आ जाएगा। और इसका जो फिफ्थ कार्बन है, दिस इज द फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट नहीं आएगा, यहाँ पे 3 फॉस्फेट आएंगे। ये पहला फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, ये तीसरा फॉस्फेट, ठीक है। और इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। अब इसे एडिनोसिन हमने क्यों कहा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडिनोसिन नाइट्रोजनियस बेस। ट्राइफॉस्फेट क्यों कहा? बिकॉज यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, ठीक है। सो दिस इज इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ओके। सो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ एटीपी के अंदर एक राइबोस शुगर होगा, ठीक है। यहाँ पे एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेस होगा और 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे, पहला फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट, ठीक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। नाउ जनरली मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली मोनोमर्स हैं न्यूक्लिक एसिड के, एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो ये न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, ओके। बट समटाइम्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड आल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली। अब हमारे सेल के अंदर क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली मोनोन्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो मौजूद होते हैं और उनका मुख्तलिफ काम होता है, ठीक है ना, एज मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक। These mononucleotides have extra phosphate group as ADP, ठीक है ना। अब बेसिकली अगर 2 फॉस्फेट होंगे तो इसको हम कहेंगे ADP,
3 फॉस्फेट होंगे तो फिर हम कहेंगे ATP। ओके, सो एज ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, यहाँ पे डाई आएगा, ठीक है, और ATP एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, नाउ ATP वर्क एज एनर्जी स्टोरिंग, कैरिंग एंड एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ये ATP जो है ना, इसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये जो फॉस्फेट नंबर 1, ये फॉस्फेट नंबर 2 है, ये फॉस्फेट नंबर 3 है। ठीक है, अब इन दोनों फॉस्फेट, ये वाले जो है 2 और 3, इन दोनों फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के अंदर काफी सारी एनर्जी होती है। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो काफी सारी एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है। सो ATP के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, और ये ATP जो है ना, ये बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म हो पाए, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, जैसे लिपिड की सिंथेसिस हो गई, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो गई। ये क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। अब इनकी सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ATP चाहिए होता है। और इस ATP का जो ये बॉन्ड है, ठीक है, ये दो फॉस्फेट के बीच में, इसको टूटना होता है ताकि हमें काफी सारी एनर्जी मिले। ठीक, जब ये बॉन्ड टूटता है ना, एक बॉन्ड, तो फिर ये एक फॉस्फेट जो है ये यहाँ से निकल जाएगा, फिर दो ही फॉस्फेट बच जाएंगे। यानी कि जब ATP ADP में कन्वर्ट होगी तो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल इतनी एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है ना, या फिर 31.81 किलो जूल्स पर मोल, या इतनी एनर्जी रिलीज होगी। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू डिराइव एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन। ठीक है ना, अब ये जो रिएक्शन है, जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम प्रोटीन को, लिपिड को या कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज कर पाए, बना पाए। और ये एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? ATP। ओके, देन वी हैव द डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले हुए हों। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इन दोनों के अंदर राइबोस शुगर है, इन दोनों के अंदर नाइट्रोजनस बेस है, और इन दोनों के अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी है। ओके, अच्छा, अब ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड है ना, ये है NAD। ओके, NAD इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब बेसिकली इसको निकोटिनामाइड क्यों बोला? बिकॉज इसका जो एक, ये जो पहला वाला है, पहला वाला न्यूक्लियोटाइड, इसके पास जो नाइट्रोजनस बेस है ना, उसमें निकोटिनामाइड ग्रुप मौजूद है। ठीक, कौन सा ग्रुप मौजूद है? निकोटिनामाइड। ठीक, और एडिनोसिन क्यों बोला? बिकॉज इसका जो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है, उसके पास कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? एडिनोसिन। ठीक, और डाई न्यूक्लियोटाइड क्यों बोला? बिकॉज ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ, और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं बिटवीन टू फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये पहला फॉस्फेट ग्रुप है और ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है। इन दोनों के बीच में जो है ना, ये बॉन्ड बना हुआ है। ओके, सो समटाइम्स टू न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना इन दो फॉस्फेट के बीच में, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड, ताकि हम डाइन्यूक्लियोटाइड को बना पाए। ओके, सो एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि ये जो NAD है ना, NAD एक किस्म का विटामिन है। ठीक है, NAD इज अ विटामिन। ठीक, अब विटामिन हम कहते हैं, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हमें चाहिए होते हैं। ठीक, ओके, सो अब सबसे पहले ये समझ लें कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन होती है। सो सपोज दिस इज अ A मॉलिक्यूल, दिस इज अ B मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ तो A की हो गई ऑक्सीडेशन प्लस चार्ज, और B की हो गई रिडक्शन नेगेटिव चार्ज। यानी कि A की क्या होगी? ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, या प्रोटॉन रिमूव हुआ, या इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। और B की रिडक्शन हुई, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो है उसको हमने निकाल दिया, या प्रोटॉन इसमें ऐड हुआ, या इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो इस रिएक्शन जिसमें A की ऑक्सीडेशन हो रही है
और दूसरे की रिडक्शन हो रही है, इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, रिडॉक्स, रिड ये बेसिकली रिडक्शन को शो कर रहा है और ऑक्स ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। ठीक है, सो ये NAD जो है ना, ये NAD ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन भी परफॉर्म करवाती है। ठीक है, और दूसरी चीज समझ लें कि ये कोएंजाइम क्या होता है। कोएंजाइम, एंजाइम के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि एंजाइम जो है ये बेसिकली बायोकैटलिस्ट है। ठीक है, अब एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए, एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उन्हें एक और केमिकल्स भी, एक और मॉलिक्यूल्स भी चाहिए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम। ठीक है, ये कोएंजाइम जो है ना, ये एंजाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि एंजाइम्स जो है ना वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग को परफॉर्म कर पाए। ओके, सो दिस कोएंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम। और NAD जो है ना ये बेसिकली कोएंजाइम के तौर पे भी एक्ट करता है। ठीक, सो कम टू द पॉइंट, सो इट वर्क्स एज कोएंजाइम फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए होंगे और इस एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए कोएंजाइम चाहिए होगा। तो ये कोएंजाइम कौन है? दिस इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, अब ये NAD जो है ना ये कैरी करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 प्रोटॉन को और एनर्जी भी रिलीज करवाता है। ठीक, सो NADH2 and FADH2 these two are also dinucleotide। ओके, सो ये एक चीज समझ लें, ये जो न्यूक्लियोटाइड होती है ना उसके पास राइबोस शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट, सिर्फ फॉस्फेट नहीं होता, फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये जो PO4 है ना, PO4 को हम कहते हैं फॉस्फेट और H3PO4 को हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। सो सॉरी, ये मैंने गलती कर दी, सिर्फ फॉस्फेट नहीं होता, फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक,